नमस्कार। कैसे हैं आप? मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी का स्वागत है। जो मेरे वीडियो को शुरू से देखेंगे उसको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित है। सब आज का विषय है फंडामेंटल लॉज ऑफ माइंड। माइंड का जो है विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक, यह सभी के लिए फायदेमंद होगा, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह वैज्ञानिक हो, हर एक क्षेत्र में। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ये मन के ही सहारे करते हैं। अगर हम मन की विशेषता को समझ लेंगे तो हमको बहुत चीज पर अपने आप हमको नियंत्रण हो जाएगा और हमें सफलता भी मिलेगी। तो मन को जान लेने, कोई भी काम करते हैं मन के ही सहारे काम करते हैं, ताकि धन का अर्जन हो, विद्यार्थी का पढ़ाई लिखाई हो, व्यवसाय हो, कोई भी काम हो जिंदगी के, चाहे वह आध्यात्मिक साधना हो, यह मन ही एक उपकरण है, आपको इंस्ट्रूमेंट है। यह मन को अगर आप इसकी गतिविधि को, इसके फंडामेंटल लॉज को अगर आप सही रूप से अगर जान लेते हैं तो हर एक चीज में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप जान जाएंगे जो मन इस अवस्था में, इस परिस्थिति में वो क्या करने वाला है। अभी आप मन को नहीं देखते हैं, काम को देखते हैं, चाहे पढ़ते हैं, अनुसंधान करते हैं, दुकान पर बैठते हैं, कृषि कार्य करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, मन के सहारे करते हैं। लेकिन जो मन जो कर रहा है उसको तो आप देखते नहीं है, उसकी विशेषता को तो आप समझते नहीं है। इसीलिए अगर उस विशेषता को नहीं जानने पर कभी कभी हमें असफलता हाथ लगती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, कृषक हो, इस दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जो काम करते हो वो असफल हो जाते हैं और दोष अपने आप को देते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं आप दोषी नहीं हैं, दोषी आपका मन है। मन के ठीक ढंग से, सुचारू रूप से काम नहीं करने के कारण आप उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच सके। इसलिए आज हम आपके समक्ष लाए हैं विषय फंडामेंटल लॉज ऑफ माइंड, मन की जो विशेषता। तो आइए आपके साथ हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं। मन, उसको लोग माइंड कहते हैं, बहुत आदमी उसको मस्तिष्क समझ लेते हैं। एक्चुअली में वह मस्तिष्क है नहीं, वो ब्रेन, मस्तिष्क जो आप कहते हैं ब्रेन, ये स्थूल है। जो हमारे मस्तिष्क में, जो स्थूल भाग है वो, उसमें संरचनाएं हैं आपका, वो मन नहीं है। मन भले ही उसमें वास करता हो, वहाँ पर वह सब जगह जाता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह, लेकिन वह मन ब्रेन नहीं है। मन एक भौतिक संरचना नहीं है, अभौतिक संरचना है, सूक्ष्म संरचना है। तो मन जो है आपका, पिछले अध्याय में कल मैंने आपको बताया था मन की विशेषता, मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ क्योंकि वह पुनरुक्ति हो जाएगा। तो मन जो है वह एकाग्र नहीं हो पाता है। मन की विशेषता क्या है आपका?
जैसे बंदर को आप जानते हैं, एक डाल पर रहेगा, दूसरा डाल पर कूदेगा, फांदेगा, उसी ढंग से मन है। आपको किसी चीज़ में लगाइएगा, मन उसमें उब जाएगा, वहाँ से भागना चाहेगा। वो दूसरा जगह हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट पर जो है वो मन भाग जाता है। फिर वहाँ पर जाता है, फिर मन उसको उब जाता है, फिर चला जाता है तीसरे जगह, चले आज थोड़ा सा घूम ले, बहुत मनोरम दृश्य है, वहाँ पर जाएगा। फिर मन जो है उससे उब जाता है। और हम जिस काम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हम मन को लगाए हुए हैं, वो हमें सफलता नहीं मिलती है। तो अगर हम मन की विशेषता को जान लेते हैं, या मन की ही विशेषता है, तो हम अपने लक्ष्य को पर हम पहुंच पाते हैं। तो सर्वप्रथम करना क्या है, जो मन जो किसी चीज पर आप लगाते हैं उसको एकाग्र हो जाइए। और एकाग्रता की स्थिति में मन क्या है, मन की विशेषता क्या है, वो उसमें जो है पेनिट्रेट करता है। जैसे कुछ किसी पदार्थ पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, या ध्यान केंद्रित करने का मतलब मन लगाना, एकाग्र हो जाते हैं, तो स्थूल पार्ट को छोड़ करके वो अंदर में प्रवेश करता है। जो वस्तु का जो सूक्ष्म पार्ट है, अभौतिक पार्ट है, जो यह जो है स्थूल आंख देख नहीं पाता है, आपका ध्यान, आपका मन जो है उस चीज पर उसको पेनिट्रेट करता है, छेदन करता है, और छेदन करके जो है मूल तत्व पर वह जो पहुंच जाता है। तो एक मन जो है वह चंचल घोड़े की तरह है। आप हमेशा पढ़ते होंगे, जानते भी होंगे। हर एक जिस ढंग से घोड़ा जो है आपका बेतरतीब चलता है, दौड़ता है, सवार को गिरा देता है, लेकिन जो अच्छा सवारी जो रहता है वह हार नहीं मानता है, थकता नहीं है, गिरता है फिर चढ़ता है, गिरता है फिर चढ़ता है, अंत में घोड़ा जो है अभ्यस्त हो जाता है और सवारी के इच्छानुकूल जो है वो घोड़ा जो है चलने लगता है। उसी ढंग से हमारा ये मन है। तो मन सारा चीज में तो ही काम करता है, आपका मन ही काम करता है। तो आप मन को कल मैंने पिछले अध्याय में जो बताया था, मन को जो है कैसे बना है आपका, या सांस के अणुओं से बना है। सांस के अणुओं के मॉलिक्यूल से बनने के कारण जो है वो अति सूक्ष्म हो जाता है। इसीलिए अगर बार बार प्रयास किया जाए, अच्छा मन जो है बिना अवलंबन का नहीं रह सकता है, उसको सब्जेक्ट चाहिए, उसको सहारा चाहिए, और जिसमें वो सहारा दीजिएगा उस पर वह अडिग हो जाएगा, लेकिन फिर वो भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए। जो मन अभी तक मन आपको चला रहा था, मन आप पर नियंत्रण कर रहा था, अब मन के कारण आप एक जगह स्थिर नहीं हो पाते थे, किसी विषय वस्तु में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे कहीं पर भी। लेकिन धीरे धीरे ये अभ्यास के बल पर एक ही चीज को बार बार मन को वहां पर लगाइएगा, तो धीरे धीरे मन जो है उसमें रस लेना शुरू करेगा और आपका जो है आज्ञा का पालन करना शुरू करेगा। आप जो कहेंगे वही होगा, वही करेगा। अभी तक आप मन के स्वामी आप नहीं हैं, मन ही आपका स्वामी है। मन जो जैसा नचाता है, आदमी नाचने के लिए, करने के लिए बाध्य रहता है। अब मन की दूसरी विशेषता क्या है,
पुनरावृत्ति का उपकरण है ये मन। मन जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मन जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। किसका? परम सत्ता, सत्य का। ये मन जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, और इसी के सहारे परम सत्ता जो है, परम सत्ता मतलब क्या? देवी देवता भी नहीं, देवी देवता में जो वास करता है, एनर्जी, ऊर्जा, वही परम सत्ता है, जो आप में है, हम में है, हर एक जीव जंतु में है, जड़ चेतन में है, वो परम सत्ता। यह परम सत्ता का यह उपकरण है मन, और मन के ही कारण मन, इसी उपकरण से जो है परम सत्ता सृजन करता है, नई चीजों को जन्म देता है, पालन भी करता है। कौन? मन ही करता है। आप में ममत्व दे देगा, आसक्ति दे देगा। मन का ये गुण है आपका, और उसी के सहारे किसी का पालन पोषण होता है मन के कारण। अब मन ही है जो विध्वंस भी कराता है। मन कैसे विध्वंस कराता है? जैसे वैज्ञानिक सबको देखे, न्यूक्लियर आयुध बना लिया, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, जखीरा बना लिया वेपन का, हथियार का। तो कौन बनाता है? ये मन ही बनाता है, और उसी से संहार होता है। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, प्रजनन, पालन और संहार, क्रोध क्या है आपका? मन का ही गुण है। क्रोध के कारण ही आदमी एक दूसरे को हत्या करता है, किसी को प्रताड़ित करता है। तो यही उपकरण जो है आत्मसत्ता, परम सत्ता, सत्य का यह उपकरण है मन। तो मन को आप साधारण मत समझिए। जिस दिन अभी तक आपको मन चला रहा है, मन जैसे कहता है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सो तो सो, चलो मार्केट घूमने के लिए, चलो उससे मिलने के लिए। लेकिन जिस दिन मन के एक्टिविटी को, मन की क्रियाकलाप को, मन की संरचना को, मन की आदत को आप अगर समझ लेंगे, अनुभूति हो जाएगी, उस दिन से मन आप ही का गुलाम हो जाएगा। तो मन क्या समझेगा? ये मेरे बारे में तो सब जानता है, मेरे बारे में तो सब जानता है, मैं इसको कैसे नचाऊंगा? ये तो हम ही को नचाएगा। तब मन आपका गुलाम हो जाएगा, आप मन के मालिक हो जाएंगे। अब मन के मालिक तो होने पर क्या होगा आपका? मन का मालिक अभी तक, शरीर का मालिक अभी तक कौन है? मन है। लेकिन मन का अगर मालिक हो जाते हैं तो तब क्या परिणाम क्या होगा? शरीर का मालिक आप हो जाइएगा। ये शरीर जो है ना, उसका मालिक आप हो जाइएगा। आप ही के इच्छानुसार जो है यह शरीर भी नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि मन आपका नियंत्रण में है। तो मन की एक विशेषता ये भी है, पुनरावृत्ति का यह उपकरण है। यह बहुत ही सूक्ष्म है, आप नहीं जान पाइएगा। यह शरीर जो है ये तो स्थूल पार्ट है, बाहरी है। मृत्यु उपरांत जो है यह शरीर जो है जल करके दूसरे संप्रदाय में उसको जमीन के नीचे जो दफना दिया जाता है, गल जाता है। वो तो आपका पंचभूत है, वो पंचभूत में चला गया, आपका जल करके सर करके चला गया। लेकिन मन जो है आपका, यह शरीर का ही सूक्ष्म अंश है। यह इसी के अंश से भी वो भी बना हुआ है। यह शरीर का भीतरी पार्ट है, ये तो आपका बाहरी पार्ट है जो देख रहे हैं। लेकिन मन जो है हमारे भीतर का दीवाल है। वो मृत्यु उपरांत भी मन जो है मरता नहीं है। वह ब्लूप्रिंट हमारे संस्कार को, मेरी आदत को, मेरी स्वभाव को, मेरी उसको लेकर के, उस सूक्ष्म अंश को लेकर के
वो शरीर से वो जो है वो निकल जाता है, वो सूक्ष्म मन। अब फिर यही ब्लूप्रिंट जो रहता है फिर आपको जन्म का कारण बनता है, क्योंकि उसमें तो मन का तो पूरी तरह से नाश हुआ नहीं, फिर शरीर धारण करेगा। यही आवागमन है। आवागमन क्या है आपका? आवागमन जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। आवागमन क्या है? यह मन ही का जो सूक्ष्म अंश है, जो ब्लूप्रिंट जो हम जितना अभी तक हम अनुभव गेन किए हैं सारा उसमें जो है संग्रहित रहता है। तो मन जो है यह पुनरावृत्ति करता है। आप किसी चीज़ को देखिएगा लेकिन आप कहिएगा नहीं मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका मन जो है उसको ब्लूप्रिंट तैयार कर लेगा। और जब आप सोएंगे तो स्वप्न में जो है वो उसको पुनरावृत्ति मतलब कि उसको जो है स्प्रीड करता है, वो छोड़ता है वो। तो वही स्वप्न होता है। स्वप्न में उसी चीज़ को देखेगा, आपको लगेगा जो मैंने नहीं देखा है, मैं तो वहाँ पर नहीं गया भैया, फिर स्वप्न में ऐसा दृश्य क्यों हो रहा है? लेकिन जो आपके 10 साल 15 साल 20 साल पहले का जो है आपका, जहाँ गए होंगे देखे होंगे, मन जो है जाने अनजाने उस चीज़ का जो है ब्लूप्रिंट ले लेता है। जैसे कैमरा आपका कैसे फोटो ले लेता है, वो ब्लूप्रिंट ले लेता है और मन में, वो मन के कोष में संग्रहित रहता है। और सोने के समय में मन भी शांत नहीं होता है, फिर उसको जो 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 वह किया, जहाँ गया जहाँ देखा, उसको वह छोड़ता है। वो वही स्वप्न आता है आपका। तो जब मन के सारे एक्टिविटी को आप अगर समझ लेंगे, जो यह पुनरावृत्ति का उपकरण है, वह भूत में चला जाता है, भविष्य में चला जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो जब आप अस्थिर करेंगे, एकाग्र करेंगे, एकाग्रता में मन की शक्ति असीम हो जाती है। असीम, असीम का मतलब क्या हुआ आपका? असीम का मतलब हुआ जो वो अस्थिर हो गया, एकाग्र हो गया। और एकाग्र ही अस्थिर ही है, वह जो है परम सत्ता है, परम सत्य है। वह सत्य के नज़दीक पहुंच जाता है उस अवस्था में। और उस अवस्था में पहुंचने पर आप में असीम शक्ति पैदा हो जाता है, जो पहले नहीं था। मन इधर उधर कुत्ता फनता रहता है, उसमें जो है ना छीन होते जाता है, शक्ति नहीं रहता है किसी बात को समझने में, ग्रास्प करने में, वो नहीं समझ सकता है। लेकिन जब वो एकाग्र होता है, कंसंट्रेट होता है, वो आत्मसत्ता के नज़दीक पहुंच जाता है। आत्मसत्ता क्या है? वो स्थिर है। स्थिर अवस्था ही आत्मसत्ता है, सत्य है। उसके वो नज़दीक पहुंच गया, तो उससे वह जो है उसमें भी वही गुण आ जाता है। और जिसके कारण से अगर विद्यार्थी अगर पढ़े, एकाग्र हो जाए, उस चीज़ को जो पहले जो नहीं समझ सकता है, एकाग्र की अवस्था में उस परम सत्ता के नज़दीक पहुंच जाने पर वो गूढ़ चीज़, गूढ़ रहस्य, चाहे वो मैथ का प्रॉब्लम हो, चाहे रीजनिंग हो, जो आप दूसरे मोमेंट में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एकाग्र के क्षण में आप समझ जाते हैं। मैडम क्यूरी आप जानते होंगे, वैज्ञानिक थी। रेडियम का आविष्कार उन्होंने किया। कैसे? रात भर वह इतना एकाग्र हो गई, इतना खो गई, जो चाय का प्याला वहाँ पर रखा गया था, चाय का भी प्याला जो है भूल गई जहाँ पर चाय है, एकाग्र हो गई। और एकाग्र के क्षण में ही मन जो है उस शाश्वत अवस्था में वह जो है पहुँच गई मन। और तभी उसका जो है वहाँ पर उसका जो है जो उसका भान हुआ। तो ये हमारे मन की एकाग्रता का लक्षण है आपका।
चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी में भी हो। या मन की एकाग्रता को आप समझ लें। मन जो है बहुत ही विलक्षण तत्व का है। वह उसका भी उद्गम, आप कहते हैं ना जो मन को मैं नहीं देखता हूँ, मन कहाँ है। लेकिन मन को अगर ध्यान की स्थिति में अगर कोई प्रकार ध्यान जो है हो जाता है तो मन का उद्गम स्थल भी वही है आपका। जहाँ से सांस का उद्गम स्थल है तो मन का भी उद्गम स्थल भी वही है। अच्छा, एक बात तो सब कहते हैं, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि मतलब क्या है? मनन शक्ति, सोचन शक्ति, विचारना शक्ति। तो सूर्य की उद्गम हुआ है, उत्पत्ति जो है वह शून्य से हुआ है, लेकिन वह शून्य से बहुत कोसों करोड़ों और वो वर्ष दूर है आपका, प्रकाश वर्ष दूर है आपका। अब वहीं गुरुत्वाकर्षण में वह बंधे हुए है आपका, और अपने ताप से सारे सृष्टि को अग्नि दे करके, ताप दे करके जीवित रखे हुए हैं। लेकिन मन का उद्गम स्थल तो वही है आपका, परम सत्ता का, परम शून्य का, वही है आपका। इसीलिए मन इतना शक्तिशाली है। और मन चूंकि वह नीचे चला आता है, हमारे निचले धरातल पर रहता है, जिसको साइंस के भाषा में, अथी में, आध्यात्म के भाषा में कहते हैं मूलाधार। सभी का मन जो है ना ऊपर नहीं जाता है, अंतरिक्ष से पार नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ पर नाभि से नीचे है आपका, योग की भाषा में, आध्यात्म की भाषा में मैं कहता हूँ। मैंने कल कहा था धर्म बहुत ही गूढ़ रहस्य है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो मन की विशेषता को भी आप समझ सकते हैं। नाभि के नीचे आपका पाताल लोक है, और नाभि से ऊपर यहाँ तक जो है अंतरिक्ष है आपका। यहाँ तक ये पाताल लोक नहीं, और नाभि से लेकर के यहाँ तक, कंठ तक मृत्यु भूमि, पृथ्वी लोक जिसको कहते हैं, मृत्यु भूमि। और यहाँ से लेकर के और आज्ञाचक भ्रिकुटी जो देखते हैं, यह स्वर्ग लोक है। और यहाँ से लेकर के सहस्त्रार तक जो है वही परम सत्ता का केंद्र है। वो आत्मसत्ता, परम सत्ता, सत्य, परमात्मा, शून्य जिसको कहते हैं सहस्त्रार। वहाँ पर शून्य के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, अंधकार, घोर अंधकार। और उसके और आगे चलेगा तब जो है प्रकाश, फिर अंधकार। ये स्थिति है हमारा ये शरीर का। ये शरीर जो है ना एक तरह का जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड का भी एक क्षुद्र रूप है। इसी में हमारा सभी चीज़ जो है समाहित है आपका। या ध्यान की अवस्था में कोई इसको अनुभव कर सकता है। तो मन जो है, फिर आते हैं मन पर आपका। मैंने इसका जो विश्लेषण किया कि सिर्फ आपको समझने के लिए, यह मन जो है ना इसकी उत्पत्ति स्थल जो है यहीं से है आपका। ये मूलाधार पर है आपका। आप बताइए कितना दूरी पर है आपका। इसीलिए वह जो बिखरा हुआ है, चंचल है, तो उसमें ताकत कहाँ से रहेगा। लेकिन जब वही एकाग्र होकर के नीचे से ऊपर उठते हैं, जितने एकाग्र होता है ना, एकाग्र कंसंट्रेशन, उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है ऊपर की ओर। क्योंकि एकाग्र स्थल तो ऊपर है आपका, नीचे नहीं है। नीचे चलायमान है, हर एक चीज गति कर रहा है। इस संसार में, विश्व ब्रह्मांड में कोई भी स्थिर नहीं, सब गति कर रहा है।
चाहे पृथ्वी हो, चंद्र हो, सूर्य भी हो, दृश्य जगत जितना है सब गति कर रहा है। मन गति कर रहा है, सांस गति कर रहा है, हमारे शरीर में जो जितने तत्व से बना हुआ है सब गति कर रहा है। तो एक ही गति है, परम गति, जिसको कहते हैं परमात्मा बोले, कहिए उसको, ईश्वर कहिए, सत्य कहिए, परम सत्ता कहिए, वही जो अस्थिर है, अब बाकी सभी चलायमान है। आपका दृश्य जगत जितना है चलायमान है, और चूंकि मन नीचे में है इसीलिए चलायमान है, इसीलिए वो जिसमें शक्ति नहीं है, शक्ति छिन्न भिन्न है। अगर वही कंठ एकाग्र कर लेते हैं तो परम सत्ता के नज़दीक पहुंच गया, किसी भी चीज़ को समझ सकता है, उसमें पेनिट्रेट कर सकता है, और जो समस्या का समाधान जो है हमको नहीं, इसी में नहीं हो पाता है, अगर एकाग्र हो जाते हैं तो वही प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन चिंता के समय जब हम टेंशन में, परीक्षार्थी जो है आप देखते होंगे, परीक्षार्थी जो है परीक्षा हॉल में उसी प्रश्न को नहीं सॉल्व करता है। क्यों? डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है। और जब ही भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा, मन भी डर जाता है, मन में भी जो एकाग्र शक्ति है वह छिन्न भिन्न हो जाती है, वो हिसाब नहीं बना पाता है। लेकिन घर पर वो उसी चीज़ को वही जो है प्रश्न को सॉल्व कर लेता है। क्योंकि क्यों? घर पर टेंशन नहीं है, अस्थिर है, एकाग्र है, उस अवस्था में सॉल्व कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है भय नहीं करना चाहिए, भय हमारा दुश्मन है, भय हमारा दुश्मन है, इसीलिए भय नहीं कीजिए। जो ही भय कीजिएगा आप में कंपन हो जाएगा, कंपन हो जाएगा, मन कंपितमान हो जाएगा, कंपमान हो जाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो आप उस चीज़ को, उस लक्ष्य को कैसे भेद सकिएगा? लक्ष्य को भेदने के लिए तो एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन की अवस्था में मन जो है अपनी मूल सत्ता की ओर के नज़दीक रहता है, और उसी सत्ता से आपको जो शक्ति मिल करके उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो आज मैंने फंडामेंटल लॉज ऑफ माइंड का कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता क्या है, को मैंने आपके समक्ष रखा, शेयर किया। अगर इसको आप समझ लेते हैं, अनुभूति कर लेते हैं, तो आपके ज़िंदगी में, जीवनचर्या में बहुत तरह का समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या जानते हैं, समस्या और समाधान दोनों एक ही है आपका। इस संसार में लोग कहते हैं ना समस्या में ही समाधान छिपा हुआ रहता है। जैसे अंधकार में प्रकाश, अंधकार जैसे अभी अंधकार हो रहा है, अभी रात्रि का क्षण आ गया है, फिर आपका दिन आएगा। उसी ढंग से समस्या में ही समाधान है। हर एक जो प्रॉब्लम है, समस्या है, चाहे मैथ का हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, उसी में उसका निराकरण है, छिपा हुआ है, रहस्य है। अगर आपको एकाग्र हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, उसको पेनिट्रेट करते हैं, तो उस चीज़ पर, अल्टीमेट चीज़ पर जो है सॉल्यूशन पर आप पहुंच जाते हैं। बस यही तो सिद्धांत है, फंडामेंटल लॉज है आपका। किसी तत्व को समझने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। तो बस आज इतना ही, फिर दूसरे दिन दूसरा अध्याय को लेकर के आऊँगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।